नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूड़ी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आईएएस वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस वैभव गुप्ता को नगर आयुक्त बनाया गया है, कोटद्वार की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। तो पीसीएस किशन नेगी को विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी कॉलेज देहरादून की जिम्मेदारी दी गई। पीसीएस सोहन सिंह सोनी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसी से जुड़ी है पूरी जानकारी। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव सूचना और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आईएएस वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड के प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 आईएएस ऑफिसर्स और 3 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है, तो आईएएस वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस वैभव गुप्ता को नगर आयुक्त कोटद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, तो पीसीएस किशन नेगी को विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी कॉलेज देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस सोहन सिंह सोनी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ा बदलाव जो ब्यूरोक्रेसी में हुआ है, उसी से जुड़ी ये जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में अब बदलाव किया गया है, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोनलाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल 2 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया गया है। विजय जोगदंडे जो अब तक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी थे, उनको बीच में हटा दिया गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लापरवाही बरतने के चलते इनको हटाया गया था और ये बाह्य प्रतीक्षा में चल रहे थे। आज इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनको सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव इनको बनाया गया है और इसके साथ आईएएस वरुण चौधरी हैं, इनको सीडीओ पिथौरागढ़ बनाया गया है। इसके अलावा 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हैं। पीसीएस वैभव गुप्ता को नगर आयुक्त कोटद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस किशन नेगी को विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी कॉलेज देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस सोहन सिंह सोनी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से ये 5 अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारियां अब अलग अलग दी गई हैं, उनकी जिम्मेदारियों में अब बदलाव किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 आईएएस ऑफिसर से 3 पीसीएस अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारियों में ये बदलाव हुआ, प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ। अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता भी मौजूद रहे हैं। जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राज्य और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निकाय चुनाव होने हैं और 2023 में ये चुनाव होंगे। 2018 में जिस तरह से निर्दलियों ने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर अब एक मजबूत रणनीति बनाने की यहां जरूरत थी और उसी को लेकर बैठक हुई। नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के दुष्यंत गौतम इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और प्रदेश प्रभारी बीजेपी की रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई नेता इस बैठक में मौजूद थे। रणनीति बनाई गई है, जो नगर निगम की तरफ से काम किया गया है वो जनता तक पहुंचे, उसकी जानकारी
जनता तक पहुंचे, वो उससे रूबरू रहे, वाकिफ रहे। इसके लिए एक रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ था। राज्य और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में बैठक चली। बैठक में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद थी। बैठक में बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अभी हमारी संगठन की बैठक चल रही है, नए पदाधिकारी बने हैं और आज चूंकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, नगर निकाय चुनावों को लेकर जो मंथन हुआ बीजेपी का, किस तरीके की रणनीति इसमें बनी है आगे चुनावों को लेकर? क्योंकि पिछली बार के रिजल्ट्स पर नजर डाले तो निर्दलियों का ज्यादा बेहतर प्रदर्शन था। देखिए, केवल ये नगर निकाय चुनाव के लिए कोई स्पेसिफिक बैठक नहीं थी, क्योंकि महेंद्र भट्ट जब अध्यक्ष बने तो इनकी जो नई कमेटी आई थी उसकी ये पहली बैठक थी और इसमें नगर निकाय भी एक एजेंडा रहा कि किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि हम अलग से फिर जब ये चुनाव नजदीक आएंगे तो उससे पहले इनकी बैठकें होंगी। आज की बैठक का एक मुख्य एजेंडा एक तो ये रहा कि बूथ और मंडल स्तर के जो कार्यक्रम होंगे उनको कैसे करवाना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना है, सदस्यता कैसे बढ़ानी है, और जो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल लोग हैं उनको ये कहा गया कि सरकार की नीतियों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके कामों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ रहेगा। एक ये इस बात पर चर्चा हुई है। दूसरा, सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बना रहे, समन्वय बना रहे, इसको लेकर चर्चा हुई है। और तीसरा एक मुद्दा ये रहा है कि जो भी आगामी चुनाव होंगे, नगर निकाय के हों या फिर भविष्य में पंचायत के चुनाव हों, उनके लिए जो भी एजेंडा सेट किया जाएगा, उनके लिए जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे, वो सारे कार्यक्रम कार्यकर्ता पूरे करें। और ये भी कहा गया है कि प्रदेश कार्यकारिणी में तमाम जो सदस्य बनाए गए हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो जो भी काम दिए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें और उसकी विस्तृत रिपोर्ट फिर अध्यक्ष को सौंपें। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल गांधीनगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12 दिसंबर को गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बीजेपी अपनी सरकार एक बार फिर से गुजरात में रिपीट करने जा रही है और कल गांधीनगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल होंगे। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में शामिल होंगे। सीएम धामी भी कल इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और कल ही गांधीनगर वो पहुंचेंगे। 8 दिसंबर को नतीजे आए थे, बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार वहां बना रही है। 12 दिसंबर को गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। देश की सेवा उनकी रगों में है तो यूपी से एक संख्या गर्व से भर देने वाली है। आईएमए से पास आउट हुए कैडेट्स में सबसे ज्यादा सेना के ये नए अधिकारी यूपी से ही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। और साथ ही में चुनौती है आगे और ट्रेनिंग भी मिली है, तो फिर देखते हैं आगे। चुनौतियां हैं पर हम भी तैयार हैं। मैं अपने 24 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, इससे बढ़िया नौकरी, इससे बढ़िया प्रोफेशन है नहीं। आई एम सीइंग माई सेल्फ इन। चेहरे खिले हुए हैं, अब आगे की जिम्मेदारी है, लेकिन फिलहाल ये पल इन नए अधिकारियों का है जिसे वो अपने घर वालों के साथ महसूस भी कर रहे हैं और इसे भी जी रहे हैं। पूरे देश से नौजवान सिर्फ एक सपना लेकर आते हैं, देश सेवा का, तो इस बार यूपी ने मामले में बाजी मार दी है।
IMA से पास आउट हुए 314 GC में सबसे ज्यादा यूपी से 50 सैन्य अधिकारी बने हैं। उत्तराखंड 29 युवा अधिकारियों के साथ जहां तीसरे स्थान पर रहा। कंधों पर मेडल सज चुके हैं, तो अब सेना के अधिकारियों के तौर पर इन सारे युवाओं को कमान संभालनी होगी। जिम्मेदारी बड़ी है तो ये नौजवान भी तैयार हैं। पासिंग आउट परेड के मौके पर मेरे साथ त्रिपुरा का एक परिवार है जिनका बेटा भी आज सेना का अफसर बन रहा है। मैडम, आज कैसा लग रहा है? बेटे को आपने ভালো লাগছে। कैसा लग रहा है सर, आज सेना में अफसर बन रहे हैं, एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई जेंटलमैन कैडेट से अब सेना के अफसर के तौर पे? Actually, I am feeling very much honored and pride in my heart that I have passed out after completing 4 years of training. हरियाणा सोनीपत का परिवार मेरे साथ है जिनका बेटा सेना में अफसर बन रहा है। सर, आज कैसा लग रहा है? पहले तो पूछूंगा आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हम देखते हैं जिनका फौज का बैकग्राउंड है उनके बच्चे तो अक्सर फौज में आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा है यहाँ पर भेजना? बहुत मुश्किल था हमारे लिए और हमारी फैमिली में आज तक कोई भी नहीं है। और आज कैसा लग रहा है? बड़े भावुक हैं दोनों आप लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है। विनय, आप जेंटलमैन कैडेट से अब लेफ्टिनेंट की ओर बढ़ रहे हैं, एक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ये IMA का पीरियड हो या NDA का पीरियड हो, ये कैसा रहा आपके लिए और आज कैसा लग रहा है? Obviously the training was rigorous, but you have to be strive for the success, and if you want to achieve success, then you have to be continuous in your efforts. ये पल हर देशवासियों के लिए यादगार रहेगा। सेना अपने नए सिपाह सलारों से एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है, तो इन नए अधिकारियों का जोश बेहद हाई है। और ये वो पल होता है जब आपकी जो कठिन परिश्रम है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो खत्म होती है और आप सेना के अफसर के तौर पे अपनी सेवाएं देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अलकनंदा अशोक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अलकनंदा अशोक अब भारतीय ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का संयुक्त सचिव यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष है अलकनंदा अशोक, जिनको अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दरअसल अगले ही साल 2023 में जो ओलंपिक्स है वो मुंबई में आयोजित किए जाएंगे और उससे पहले अलकनंदा अशोक को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अलकनंदा अशोक, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। 2023 में ओलंपिक्स का आयोजन होगा मुंबई में। अलकनंदा अशोक को भारतीय ओलंपिक संघ का संयुक्त सचिव बनाया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में एक बच्चे ने अपनी किडनैपिंग की मनगढ़ंत कहानी रच डाली। बच्चे ने ट्यूशन से बचने के लिए अपने परिजनों को अपहरण की गलत कहानी बताई। जांच में जुटी पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो ये पूरा मामला फिर खुलकर सामने आया। तो हरिद्वार के ज्वालापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बच्चे ने अपनी ही फेक किडनैपिंग की स्टोरी बनाई, मनगढ़ंत कहानी बनाई और ट्यूशन से बचने के लिए अपने घर वालों को बताई। और उसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने जांच की और बच्चे से पूछताछ की तो फिर बच्चे ने खुलासा करते हुए सारी सच्चाई बता डाली। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बच्चे ने ट्यूशन से बचने के लिए अपने ही परिवार को गलत और मनगढ़ंत कहानी अपने अपहरण की सुनाई थी। कड़च मोहल्ले से फोन प्राप्त हुआ था एक बच्चा चोरी होने का और ये करीब 12:30 बजे इसकी सूचना मिली थी, लेकिन अभी जो पूरी तहकीकात की गई है तो ये घटना करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच की है, क्योंकि 9:30 बजे ही बच्चे के जो पिताजी काम करने गए थे और 10:30 बजे पड़ोस की जो महिला आई थी तो इसके दौरान ही ये घटना बीच की हुई है। तो चूंकि सूचना काफी समय देर बाद करीब 2 घंटे बाद मिली है, तो इसमें कुछ सस्पेक्ट लोग के बारे में बताया भी गया है कि ऐसा देखा गया था वहां पर और हमने तो कैमरे की फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं, तो इससे जो भी चीजें आगे निकल के आएंगी इसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी।
मेरा बच्चा सो रहा था, रजाई में लिटा रखा था, मैं काम कर रही थी। बस मैं कपड़े धुल के उस मंगन वाले को वापस गेट पर भेज कर कपड़े निकाल के मशीन से डालन गई थी छत पर। इतनी देर फिर मैं मेरा भाई तो सो ही रहा, मैंने थोड़ी देर बाद देखा, वो देखा नहीं। जब 11:30 बजे जब मैंने वो देखा, और मुझे नहीं पता कि वो जब ही ले गया कि बाद में। कौन था, कौन किस पे सका? मुझे किसी पे शक नहीं, बस कल्ला वो ही आया मंगन वाला ही। लालकुआं में सेंचुरी से निकाले गए कर्मचारियों का अनशन 137 दिनों से लगातार जारी है और अब कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस भी आ चुकी है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत भी कर्मचारियों का समर्थन करते नजर आए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदेश कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्रा, दुर्गापाल सहित कई कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद रहे। समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2, 4, 5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, और सरकार और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हर धर्म का पूर्वक उनके आवाज को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। टिहरी बांध से उत्तराखंड राज्य को 37% रॉयल्टी देने की मांग अब उठने लगी है और ये मांग स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही है, बल्कि सदन में ये मांग विपक्षी दलों के विधायकों ने उठाई है। इसके साथ ही टिहरी डैम टॉप के 24 घंटों आवागमन की मांग भी वहां पर उठाई गई है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि टिहरी बांध से यूपी को मिलने वाली 25% रॉयल्टी उत्तराखंड राज्य को मिलनी चाहिए। उन्होंने इस विषय को सदन में उठाया है, सरकार से इस पर तत्काल निर्णय लेने की बात करी है और केंद्र से बातचीत करने को भी कहा है। प्रदेश का बंटवारा हो गया। टिहरी डैम टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम की झील टिहरी में स्थित है। टिहरी डैम से लेकर जो नदियां गंगा और भिलंगना वो टिहरी में स्थित है। टीएसडीसी का मुख्यालय टिहरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसका कुछ भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश को इसका 25% जो पैसा है वो क्यों जाता है? वो उत्तराखंड को मिलना चाहिए और उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक रूप में। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी जल्दी से इसको उत्तराखंड को मिले। और चलिए यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।